अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो नई पेशकश की गई जिसमें कि कहा गया कि एक पार्लिमानी कमेटी या हाउस कमेटी जिसे कहते हैं वो तश्कील दी जाए, जिस पर फिर बहुत सारे मामलात डिस्कस किए जा सकते हैं और उस पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। गो के तहरीक इंसाफ ने इसको यकसर मुस्तरद किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा ये समझते हैं कि एक अच्छी पेशकश है और इसे जरूर अपनाना चाहिए है। तहरीक इंसाफ ने अलबत्ता अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है, वो एक ब्रॉडर सियासी अलायंस की तरफ इस वक्त जा रहे हैं और उमर अयूब साहब ये कह चुके हैं बरमला कि ये तमाम तर जमातें मिल करके हुकूमत के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाएंगी। अब देखना यह है कि जो पार्लिमानी कमेटी है जिसका की पेशकश की है वज़ीर आज़म ने, वो किस हद तक तहरीक इंसाफ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करने में रजामंद होती है या फिर वही एहतजाज होंगे जिसका कि तहरीक इंसाफ कहती आई है। इस सब पर बात करते हैं। इन फोकस है एजाज उल हक साहब, सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया। एजाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइए, एक तो नई पेशकश वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ काबीना का जो इजलास हुआ उसमें की है मुज़ाकरात की, लेकिन ये जो पुरानी सारे मामलात थे उसमें जो चौथी नशिस्त में तहरीरी जवाब देना था, सवाल ये है कि वो तहरीरी जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि तहरीरी जवाब जमा करा देंगे चाहे तहरीक इंसाफ आए या ना आए। जी शुक्रिया नादिया। ये जो बुध और जुमेरात को 2 मीटिंग्स हुई थी सब कमेटी की, जिसमें सिर्फ जवाब देने के लिए और उसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें ऑप्ट किया गया था मिनिस्टर फॉर लॉ एंड अटॉर्नी जनरल बोथ। ओके। और अभी तैयारी कर रहे थे जुमेरात को, और जुमे को जवाब तैयार करना था जिसमें कुछ थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इनपुट थी और बाकी लीगल इनपुट थी। लेकिन जब जुमेरात की शाम में मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए गए तो हमारी जो फाइनल मीटिंग होनी थी जुमे वाले दिन जिसमें जवाब तैयार करना था, फिर वो मीटिंग नहीं हुई। अच्छा। और उसके बाद सारे डिसार्ट हो गए और बड़ा एक अनफॉर्चुनेट ये था कि 3 दिन पहले मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर दिया गया। ओके, तो इजाज़ साहब, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। आपने कहा कि जुमे को मिलकर जवाब तैयार करना था, तो फैसला जुमेरात तक ले लिया गया था कि किन उमूर पर, मतलब एक होता है ना फाइनल डिसीजन ले लेना, क्योंकि मुतालबात तो सिर्फ 2 थे। जी, उसको जो बात थी ना, मैंने आपको दोनों बातें बताई ना, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था उसका पॉलिटिकल जवाब था और जो लीगल एस्पेक्ट था उसका लीगल एस्पेक्ट। यानी कमीशन वाज सपोज्ड टू बी ए लीगल एस्पेक्ट ऑफ दी उसका, और उस सब पे मुशावरत हुई थी। और जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने लीगल एस्पेक्ट्स पे, और राना सनाउल्लाह और चंद एक और लोग मिलकर जो है वो उन्होंने इसका एक पॉलिटिकली भी उस एंगल से भी जवाब देना था ताकि कोई अच्छा रास्ता जो है वो निकल सके। सही। लेकिन वो जुमेरात वाली मीटिंग कॉल ऑफ कर दी। फिर उसके बाद दूसरा सवाल आप पूछेंगी कि जी इसलिए कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई। तो जब जुमेरात को कॉल ऑफ कर दी वो जो मीटिंग्स थी हमारी, जो चौथी मीटिंग होनी थी, तो उसके बाद फिर वो हर तरफ से लोग मायूस हो गए और मतलब अगली मीटिंग ही नहीं हुई उसके बाद। लेकिन एजाज साहब, मैं ये सवाल नहीं करती, बल्कि मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आप इस सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा कि मुज़ाकरात सामने भी होते हैं पीछे भी होते हैं। जो सामने वाले मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए, और जाहिर है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इसमें कहती है कि तहरीक इंसाफ ने ही पहल की, उन्होंने ख़त्म करने की अनाउंसमेंट की। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें कोई खातिर खा पेशरफ नहीं हुई, तभी फिर ये मामलात वहाँ ख़त्म किए गए हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि पेशरफ नहीं है, क्योंकि जो पीछे वाली आप बात कर रही हैं वो मुज़ाकरात चलते रहते हैं और कभी ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, जिस तरह के वो हो गए। मुज़ाकरात तो नहीं थे वो, खैर एक मुलाकात थी पेशावर में, और उस मुलाकात पे बड़ी हाइप क्रिएट की पीटीआई ने, और गवर्नमेंट भी थोड़ी सी नर्वस हो गई, जो उनके मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता लगा मुझे। मैं वैसे नहीं किसी से गुफ्तगू की, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर उसको भी मतलब आगे नहीं चलने दिया। यानी उसको भी उन्होंने 2 दिन के बाद एक ट्वीट करके और जो कुछ नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया उन्होंने। और फिर वो भी आपने कहा ना बैकडोर, उसमें भी थोड़ी सी, देखिए ये 2 मरतबा हुआ है, ये पहली मरतबा नहीं हुआ। पहली मरतबा ये हुआ है दूसरी मीटिंग के बाद जो ट्वीट आया ना, उसकी वजह से तीसरी मीटिंग में ताखीर आई।
सही। अब हम बात कर रहे हैं तो पब्लिक को भी पता लगना चाहिए क्या वजूहात क्या हुई। मेरा ये अपना मतलब अंदाजा है। और फिर जो मुज़ाकरात इनके शुरू हुए बैकडोर, जिस पे ये बड़े खुश थे, खुशाइंद कह रहे थे, और उस पे फिर जो ट्वीट दिया वो आपने खुद भी पढ़ लिया होगा, और मेरा ख्याल है कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो तो मैं समझता हूँ इट वाज हिटिंग बिलो द बेल्ट। ओके, सो ये ट्वीट के जो मसले हैं उसकी वजह से हुकूमत और बैकडोर दोनों मज़ाकरात जो हैं एक तरह से आप कहते हैं असरअंदाज हुए हैं। तो अब जो मामलात हैं, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वो मज़ाकरात को लेकर काफ़ी संजीदा हैं, उन्होंने एक नई पेशकश भी कर दी है हाउस कमेटी की, और वो तो अब पुराने मामलात का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं 2018 का भी इलेक्शन होगा, ये 24 वाला इलेक्शन भी होगा, 26 नवंबर भी होगा, 2014 का धरना भी होगा। सो आप समझते हैं ये एक अच्छी ब्रॉड बेस्ड पेशकश है और इसको बिल्कुल खुले दिल के साथ तहरीक इंसाफ को कबूल करना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ जिसका इतराज है, अगर वो चीज सामने आ जाए तो ये फिर एक जो कहते हैं ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी बन जाएगी। एंड आई थिंक एवरीबडी, हर कोई इसकी बात कर रहा है कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, और जिसने जहां गलती की है उसका इतराफ करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। तो मैं वैसे ये बात करने लगा हूँ इस पे। देखें, मेरी ये पर्सनल उसके कमेटी के अंदर भी ये बात थी। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अपोजिशन और पीटीआई के सामने भी रखा था। दो चीजों में मुझे इतराज था, मैं शायद आपके पिछले शो में मेंशन कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो पार्लियामेंट्री कमेटी का कहा है, और मेरे ख्याल में ये बड़ी एक अच्छी बात है। जुडिशियल कमीशन में दो जो है वो ड्रॉबैक्स है। एक उसमें यह था कि आप और ऑपोजिशन मिलकर, हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर तायन नहीं कर सकते थे कि कौन से जज जो है वो बैठेंगे कमेटी के ऊपर। बट दिस वाज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे जो केसेस सब जुडिस हैं, देखिए मैं ये कहूंगा कि पीटीआई वालों को चाहिए कि एक वफ्त बना के जाके मिला चीफ जस्टिस को, उनसे पूछ लें कि जो केसेस सब जुडिस हैं उन पे कमेटी बन सकती है कि नहीं बन सकती। ये दो चीजें थी जो कि जिस कानूनी पहलू जो मैं समझता हूं कि उसके अंदर रुकावट बनने थे आगे चलकर। बहरहाल अगर वो समझते हैं, अगर वो आ जाते हैं चौथी मीटिंग में, तो ये जो बातें उनके सामने रखी जाती जो हमारी कमेटी के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसका वो जवाब देते और कहते नहीं आप सही नहीं कह रहे, ये ऑल्टरनेट है उसका। तो वो लीगल मतलब रेफरेंस भी दे सकते थे। तो अब अगर कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, तो मेरे ख्याल में उसमें अगर तमाम जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उन सब की नुमाइंदगी हो जाए, तो इससे अच्छी बात मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकती। तो इजाज साहब, इसका मतलब हम ये अखज़ कर सकते हैं कि देखें, आपने कहा ना जब आप लोगों की मशावरत लीगल एस्पेक्ट से हुई और फिर सियासी एस्पेक्ट से अलग थी, और फिर वो तहरीरी जवाब जो है उसको आप लोग लिखते, इसका मतलब ये था कि जुडिशल कमीशन हुकूमत नहीं बना रही थी और ना ही बना सकती थी, और उसकी आपने रीजंस बताई हैं जो कानूनी तौर पर कि नहीं बनाई जा सकती। नहीं, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वहाँ इस पे डिस्कशन हुई, पीटीआई वालों से भी मैंने ये सवाल पूछा था, सलमान अकरम राजा साहब से। मैंने ये सवाल अपने लॉ मिनिस्टर से पूछा था, अपने अटॉर्नी जनरल से पूछा था। उन्होंने जो बात बताई वो ये कि जुडिशियल कमीशन एक बना था जो सबजुडिस केस थे यूके के अंदर, मतलब बरतानिया में, और उसको बंद कमरे में अहकामात दिए थे कि आप बंद कमरे में अपनी प्रोसीडिंग्स करेंगे, जब आपकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी आप उनको सील कर देंगे, और जब इस जो सबजुडिस केस है इसकी जजमेंट आ जाएगी फिर आप उसको खोलेंगे। क्योंकि देखिए जो कमीशन की रिपोर्ट होती है दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनीबॉडी, एब्सोल्युटली, वो रिकमेंडेशन और फैक्ट फाइंडिंग होता है। ठीक, मतलब वो इतनी नहीं कह सकते जी अब हुकूमत ने पकड़ी गई है या इन्होंने ये काम गलत किया या अपोजिशन ने गलत किया है तो जी इनको आप टांग दें, इनको फांसी दे दें या इनको उम्र कैद दे दें, तो वो बात तो थी ही नहीं। उन्होंने सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग करनी थी। तो अगर ये खुद बैठे हों अपने लोग लेकर पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनाकर, तो वहां पर ये जिसको चाहे बुला सकते हैं, जिससे चाहे सवाल कर सकते हैं, जिससे चाहे, और मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि ये कमेटी भी स्पीकर के शुड बी
द चेयरमैन ऑफ द कमेटी एंड ही शुड बी फैसिलिटेटिंग। ओके, उनको चाहिए कि वो फैसिलिटेट करें। यानी आप ये समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो ज्यादा बेहतर होगी, किसी को भी बुलाया जा सकता है और ब्रॉड बेस भी है। तो एजाज साहब ये बताएं कि अब जो तहरीक इंसाफ ने एक सियासी अलायंस की तरफ जा रही है और वो ये समझती है कि अब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मिल करके किया जाएगा, क्योंकि आप मौलाना साहब को भी बेहतर तौर पर समझते हैं, आप समझते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा बनेंगे और ऐसे किसी भी एहतजाज का वो हिस्सा बनने को तैयार होंगे तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, इसमें तो ऑपोजिशन का काम है कि वो सबको ल्यूर इन करे, सबसे मुलाकातें करें, सबको बुलाए, और हुकूमत का भी काम है। लेकिन ना, हुकूमत को भी चाहिए कि कम से कम जो आपके इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड पूरी तरह से लें, और जो ऐसी बहुत सी जमातें हैं, मैं नहीं रिकमेंड करना चाहता, लेकिन जैसे मतलब जो बहुत करीब थी हुकूमत के और अब भी करीब है और इलेक्शन से पहले भी करीब थी, लेकिन उनको बिल्कुल डिस्टेंस कर दिया गया और अब ऑपोजिशन उनसे राब्ते कर रही है। मतलब अगर आप कहें तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, लेकिन वो देना नहीं चाहिए। यानी मतलब जिस तरह जीडीए फॉर एग्जांपल, जीडीए तो गवर्नमेंट के बड़ी करीब थी और इलेक्शंस के दौरान भी, चले वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, नाराज हैं, लेकिन उनसे बजाय उनको एंगेज करने के आप ऑपोजिशन को दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनसे जाके बात करें। हुकूमत को जब कहा जाएगा जीडीए हमेशा करीब रहती है, तभी तो वो एंगेज करेंगे, अभी उनकी बारी आई नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत का काम है, मेरा काम नहीं है कि मैं उनको जाके मिलूं और कहूँ ये करें। अगर वो अपनी हिकमत अमली बनाने के लिए उनके पास उनके बड़ी लाइज है, उनको तो कम से कम ऑन बोर्ड सही तरीके से बिठाए ना, ताकि फिर पीपल्स पार्टी वाले अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में ऐसी, या एग्जीक्यूटिव कमेटी जो भी थी, उसमें इस किस्म के ऐलानिए ना दें जो कि ऑपोजिशन की तरह हुकूमत पे वो कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। इसी तरह कभी एमक्यूएम नाराज होती है, कभी खुश होती है। तो हम तो मतलब छोटी जमातें, हम ना 3 में ना 13 में, हम तो मतलब अपनी बात कर रहे हैं और जो बेहतर समझते हैं मुल्क के लिए वो बात करते हैं। एजाज साहब ये बताइए कि अगर लॉन्ग मार्च होती है जिसका कि इंदिया दिया है तहरीक इंसाफ ने, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा हुकूमत के लिए? नहीं, चैलेंज तो होगा। अगर 1 से 2, 2 से 4, मतलब 1 और 1 11 होते हैं, तो 1 और 1 2 भी होते हैं, तो जितनी जमातें मिलेंगी उसमें मौलाना साहब के एक बड़ा बेसिकली है, उनके साथ लोग हैं, उनके मतलब जमात के साथ हैं, उनका एक्सेस बहुत से मदारिस के साथ है, उनके लोगों के साथ है। तो लाजमी बात है कि हुकूमत फिर अंडर प्रेशर आएगी, तो मौलाना साहब को भी तो थोड़ा सा खुश रखना चाहिए ना। मौलाना साहब के साथ भी कोई ऐसी तो इनकी नहीं है मुखालफत के बातचीत ही नहीं कर सकते। तो ये तो हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो उनको बेहतर करने की जरूरत है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। वजीर आजम की जो पेशकश है कि हाउस कमेटी तश्कील दी जाए, इसको वैसे तो तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन ये अच्छी पेशकश है, इसे क्यों नहीं अपनाना चाहते? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब, देखिए, आप लोगों ने जो मुतालबात दिए थे वो सिर्फ 2 थे, लेकिन उससे बढ़कर देखें आपको पेशकश की जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि इलेक्शन पर जो मैंडेट की आपकी शिकायत है उसके ऊपर भी वो हाउस कमेटी तश्कील दे देते हैं, तो अच्छी बात है, ले लीजिए इस ऑप्शन को। इट्स गोइंग टू बी अ ब्रॉड बेस्ड, और पार्लिमानी कमिटीज जो होती हैं वो तो फिर किसी को भी तलब कर सकती है ना। जी देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो रिक्वेस्ट, डिमांड, कंडीशन, आप जो भी कह लें मुज़ाकरात के लिए, वो तो ये थी कि आप कमीशन बनाएं जो वाक़यात हुए 26 नवंबर और उससे पहले। वो इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो कहा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ और हम एक तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, और जुडिशल कमीशन बनती है 1956 के एक्ट के तहत। अब हम क्यों जुडिशल कमीशन कह रहे हैं 1956 के एक्ट के तहत? क्योंकि उस कानून के तहत वो कमीशन जो है, वो इंक्वायरी कमीशन एक अदालत की तरह, उसका दर्जा एक अदालत के जितना होता है, और वो लोगों को समन भी कर सकती है, वो प्रोब भी कर सकती है,
इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और वो दस्तावेजात और सीसीटीवी और ये बाकी सारी चीजें हासिल भी करके एक रिपोर्ट दे सकती है जिसकी एक कानूनी हैसियत होती है। ये है इंक्वायरी कमीशन के तहत, एक इंक्वायरी कमीशन जब बनती है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत जब बने, उसके पीछे कानून होता है, पूरा एक पार्लियामेंट का बना हुआ कानून। दुरुस्त। अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी इस कानून के तहत नहीं बनती बल्कि किसी भी कानून के तहत नहीं बनती। वो उसका एक सिर्फ एक रूल है, वो एक उसमें सियासी जमातें होती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में सियासी जमातें होती हैं, उसमें सियासत भी आ जाती है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ व्यूज आ जाते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि आपके दो लोगों की बात मानी जाए, वो एविडेंस भी उस तरह नहीं लाया जा सकता जिस तरह के एक अदालत में होता है। वो न्यूट्रल भी नहीं होते जिस तरह एक कोर्ट के जजेस होते हैं। तो वो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसका इंक्वायरी, हुकूमत के खिलाफ ही इंक्वायरी हो रही हो, उसमें उनका रोल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आपने सुना होगा मुहावरा कि अगर आपने वी हैव टू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। तो ये एक तरफ आप एप्पल की बात कर रहे हैं, ये ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जुडिशल कमीशन 1956 के एक्ट के तहत, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, लेकिन मैं कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आपने पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या कर सकता है जुडिशल कमीशन, किस किस को समन कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन अब आपसे कुछ देर पहले एजाजुल हक साहब जो कि हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के रुकन थे, वो ये कहते हैं, और वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा भी ये कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन की तश्कील मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो मैटर्स जो कि ऑलरेडी सब जुडिस हों उसमें आप ये नहीं बना सकते। बल्कि इजाज साहब ने तो कहा कि जब उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब से ये बात की तो उन्होंने कहा कि यूके में ऐसा एक कमीशन बना था, वो फिर बंद कमरे का था और उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं दिखाई जा सकती थी। लाइक एनीथिंग विच इज सब जुडिस, उस पर आप कमीशन तश्कील नहीं कर सकते। देखिए, ऐसी बात मेरी नजर में दुरुस्त नहीं है, ये कहना कि बन ही नहीं सकती। प्रोप्राइटी ये कहती है कि नहीं बनानी चाहिए अगर ऐसी बात हो कई इंस्टेंसेस में, लेकिन नहीं बन सकती कानून के जरिए, ये ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा, मैं आपको हाल ही में पाकिस्तान का एग्जांपल दे देता हूं, और ममालिक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान में बड़ा हाल में एक एग्जांपल है, मिसाल है। आपको याद होगा कि मॉडल टाउन में इसी तरह हुआ था, और एक सानिया मॉडल टाउन उसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। और उसके बाद एक डिमांड की गई थी, एफआईआर भी हो गई, काउंटर एफआईआर हो गई, एक केस भी चलना शुरू हो गया, लेकिन डिमांड की गई कि जनाब इसमें एक कमीशन बननी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ही है जिसने अटैक किया था और हुकूमत ही अब अपना केस चलाएगी या प्रोसिक्यूट करेगी, तो एक आजाद कमीशन की रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। और उस वक्त की हुकूमत ने पहले उस पर बड़ा इनकार किया, लेकिन जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप कमीशन बनाएं, तो फिर एक कमीशन बनी, और वो कमीशन जो है उसने फिर रिपोर्ट भी दी। तो ये कहना कि रिपोर्ट नहीं हो सकती सब जुडिस मैटर में, ये तो आपके सामने मैंने जो मिसाल दी उसमें बकायदा रिपोर्ट आई, उसको नजफी रिपोर्ट कहते हैं। जस्टिस नजफी साहब ने वो रिपोर्ट दी थी, और उसके बाद वो रिपोर्ट पे अभी तक एक वो रिपोर्ट है और उसको कोट किया जाता है उसको जब केसेस में। तो ये एक अच्छी बात होती है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बन जाए। ओके, तो फिर बैरिस्टर साहब, क्योंकि आप लोगों ने जाहिर है आपने बताया कि क्यों आप चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने और क्या फर्क होगा पार्लियामानी और जुडिशल कमीशन में। सो आर यू सेइंग कि तहरीक इंसाफ ने ये उसूली फैसला कर लिया है कि प्राइम मिनिस्टर की इस पेशकश को आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे? जी, ये फैसला हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। तो फिर दूसरा क्या तरीकाकार है? क्योंकि देखिए आप लोग एहतजाज भी करके देख चुके हैं, फाइनल कॉल्स भी करके देख चुके हैं, तो अब नेक्स्ट लाहे अमल फिर तहरीक इंसाफ का क्या है? इसको देखिए जी, आप 3 कंपार्टमेंट्स में डालिए। एक तो ये है कि हमारे रोल्स क्या हैं पीटीआई के। पीटीआई पाकिस्तान की मेरी नजर में सबसे मकबूल जमात है और मेरी नजर में सबसे बड़ी जमात भी है। हम लेकिन ऑपोजिशन में बैठे हैं। ऑपोजिशन में बैठने का मतलब ये है कि हमने जहां भी देखा
कि आपकी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, जहां भी देखा कि आपको एहतजाज का हक आपसे छीना जा रहा है, जहां भी देखा कि आपकी जुडिशरी जो है उसकी आज़ादी को नुकसान पहुंच रहा है, हमने जहां भी देखा कि कोई इंसानी हकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं, हमने जहां भी देखा कि कोई जो पीका एक्ट आ गया कि आपकी इजहार राय, फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म कर रहे हैं, जहां भी हमने देखा कि लोगों के जो हकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है, तो हम वहां अपनी आवाज उठाएंगे। ये हमारा फर्ज है, चाहे वो हम एहतजाज के जरिए उठाएं, चाहे हम अपनी आवाज के जरिए उठाएं, चाहे हम जलसे जुलूस करें, चाहे हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, चाहे हम इसको सिविल डिसोबीडियंस करें। तो ये तो हमारा हक कोई नहीं ले सकता एज एन ऑपोजिशन कि हमने ये काम करना है। अब दूसरा बहुत अहम कंपार्टमेंट, जब मैं कंपार्टमेंट की बात करता हूं तो दूसरा बहुत अहम हिस्सा इसे हट के वो ये है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये जो सियासत अदालतों में लड़ी जा रही है हमारे साथ, हमारे बानी को झूठे केसों में सजा हो रही है, वहां हम अपना जो जंग है वो हम सियासती अदालत में लड़ेंगे। सियासत अपनी जगह, लेकिन हम इंसाफ अदालतों से लेंगे। ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट है। तीसरा कंपार्टमेंट ये है कि हमें एक और चीज समझ आ गई है, और वो ये है कि अब ये हुकूमत ज्यादा देर रह नहीं सकती। अब हम वापस सिर्फ एक ही हल न देख रहे हैं, और वो ये है कि दोबारा इलेक्शन हो, और ये इलेक्शन होने जा रहे हैं जल्द। मेरी नजर में हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी पार्टी में रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है जी। और वो रीऑर्गेनाइजेशन इसी का हिस्सा है कि हम इलेक्शन की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अर्ली इलेक्शन की डिमांड है बैरिस्टर साहब, क्योंकि एक सियासी अलायंस भी है जिसकी तरफ आप लोग मूव कर रहे हैं, जिसमें दीगर ऑपोजिशन जमातों से भी मुलाकातें हैं, उनको शामिल करना है, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी अर्ली इलेक्शन की इस मुतालबे के ऊपर उनसे बातचीत हुई है, और क्या वो समझते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए? जी देखिए, अभी इतना तो जहां तक हमारा पीटीआई का ताल्लुक है, हम तो चाहेंगे कि सारी जमातें जो है, बड़ी छोटी जितनी ऑपोजिशन में है, वो असूलों पे हमारे साथ आ जाए। हर पार्टी का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन चंद असूल हैं जिसपे हम एक ही जगह खड़े हो सकते हैं और हम अपनी एक ही तहरीक चला सकते हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि पहला असूल ये है कि जमहूरियत को हमने मजबूत करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन हुआ उसमें इतनी गलतियां हुई, इतनी धांधली हुई कि नया इलेक्शन अब लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उस पे वो भी एक असूल है जिसपे खड़े हो सकते हैं हम इकट्ठे। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक, फ्रीडम ऑफ प्रेस, आपकी अदलिया की आजादी, ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमें नजर आ रहे हैं जिसपे हम इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारी मुआशी हाल है, जो बुरा हाल हुआ है, जो अवाम को मसाइल हैं, जो उनको जो महंगाई है, जो बिजली का बुरहान है, ये सारे जो क्राइसिस हैं, पानी का इशू है, पॉपुलेशन ओवर ग्रो कर रही है, सारे असूल हैं। तो बैरिस्टर साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बहुत से उसूल हैं जिस पर आप लोग मिलकर ऑपोजिशन खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त मुझे इलेक्शन की जो आप लोगों का डिमांड है वो लग रही है, क्योंकि इसके हवाले से बाज़गश भी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जाहिर है वो भी मैंडेट के हवाले से बड़ी शिकायत रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो क्या हाउ अर्ली is Pakistan Tehreek Insaf looking at for this election? देखिए, ये अब ये तहरीक है, ये जिद्दोजहद है, ओवरनाइट तो नहीं होना। ये तो नहीं है कि कल इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द होगा। टाइम मैं कभी नहीं, मुतालबा 2025 में ही आप चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो जाए? जी बिल्कुल, हम तो अभी चाहेंगे, हम तो अभी चाहेंगे, बिल्कुल इसी साल चाहेंगे। और यही मेरा ख्याल है, जरूरत वक्त भी है और कौम की भी जरूरत है, नेशन बिल्डिंग के लिए भी ये जरूरी है कि हम इलेक्शन इसी साल कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। अल्फाज में ये इन्होंने कह दिया कि तहरीक इंसाफ का यह हतमी फैसला है कि वो प्राइम मिनिस्टर की दी गई नई पेशकश को बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेगी, और अब 3 कंपार्टमेंट्स उन्होंने बता दिए जिस पर वो काम करेंगे। एक होगा सियासी, यानी कि जो कुछ वो पार्लियामान में कर सकते हैं, दूसरा है अदलिया के जरिए, और तीसरा जो सबसे बड़ा है जिसमें अब वो कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन का मुतालबा होगा, जिसमें तमाम तर ऑपोजिशन
अलायंस वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि तमाम जमातें उसमें मौजूद हों। देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाब होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुतनाज़ा पीका कानून पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि पीका एक कानून बन चुका है। इस मुतनाज़ा कानून के हवाले से तमाम सहाफ़ती बिरादरी सरापा एहतजाज है, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि ये एक काला कानून है और ये ज़बाबंदी के लिए निकाला गया है। अलबत्ता मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का ये कहना है कि इसमें कोई शेक ऐसी नहीं जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के खिलाफ हो, और फिर भी उन्होंने कहा बेहतरी की गुंजाइश है। बहरहाल इस हवाले से, क्योंकि आज यौम सियाह भी मनाया जा रहा है और PFUJ और तमाम सहाफ़ती तंजीमें इस पर एहतजाज कर रही हैं, इस पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार आसमा शिराजी से। बेहद शुक्रिया आसमा फॉर जॉइनिंग अस। ये जो पीका कानून है जो 2016 में आया, उसके बाद बतदरीज हम देख रहे हैं कि इसमें सख्ती लाई गई और अब जो शक्ल सामने आई है वो इंतहाई मुतनाज़ा है, जिस पर सब जाहिर है सरापा एहतजाज हैं। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, ये कवायद और ज़वाबित बनाए गए हैं सोशल मीडिया के लिए या बाकायदा एक कंट्रोल हासिल करने के लिए ये कानून बनाया गया? जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं, अब तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, ये कानून बन चुका है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक पूरी टेंशन इसके अंदर यही है कि सोशल मीडिया को जो है वो काबू में लाया जाए, और इवन मीडिया को भी, क्योंकि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो वो प्रोग्राम जो है वो डिजिटल स्पेस में भी जाता है, वो लोग ट्वीट भी करते हैं, उसके ऊपर यूट्यूब पे भी जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑलरेडी एक पैमरा यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके ऊपर रूल्स मौजूद हैं, उसके बाद डिजिटल रूल्स भी आ गए, और सोशल मीडिया की स्पेस से भी आप जो है प्रोग्राम को जो है वो दो तरह से उसकी जो छलनी है उसको बना रहे हैं, और उसमें किसी भी लफ्ज के ऊपर जो है वो पकड़ हो सकती है। ये बात दुरुस्त है कि फेक न्यूज बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को हम सब डील करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं या जो डेफिनेशन है इसमें नजरिए पाकिस्तान, तौहीन मजहब, और आपने देखा कि जो आर्टिकल 19 है उसको बगैर फेक न्यूज को इलेबोरेट किए या उसको उसका जो इत्तलाक है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड वो इतना वाइड कर दिया गया है उस मामले को कि आप किसी भी लफ्ज के ऊपर पकड़ करके आप उसको जो है वो उसके ऊपर फाइन कर सकते हैं या आप उसके ऊपर जो है वो जुर्माना कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत एक अलार्मिंग बात है कि आप, इसका मतलब ये कि और ज्यादा महदूद हो जाएंगी आजादियां। हम नहीं समझते कि फेक न्यूज जो है वो उसको डील करने का ये बेहतर और मुनासिब तरीका है। एक तो ये कि और ज्यादा लोग डर जाएंगे, उसमें उनकी जो सोच का प्रोसेस है, जो लिखने और बोलने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग जिस तरह से लिखते हैं, ठीक है उसके ऊपर डेफिमेशन वगैरह के कवानीन को मजबूत होना चाहिए था, लेकिन ये जो सजाएं तजवीज की जाती है और उसकी एक लॉजिक ये भी दी जाती है कि जी अगर सजाएं ज्यादा होंगी तो लोग कम करेंगे, लेकिन ये कोई कत्ल का मामला नहीं है, ये एक लिखने और सोचने का प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है वो आपको आजादियों को इंश्योर भी करना होता है। इसमें हम ये समझते हैं, कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक फेक न्यूज का बाजार गर्म किया गया है, कि जिस तरह से इदारों को, लोगों को उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, जिस तरह से इस तरह से लोगों को यानी उनके खिलाफ ये सारी चीजें प्रोपेगेट की जाती हैं, एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स जो है वो फेक न्यूज के ऊपर की बलबूते के ऊपर चलाई जाती हैं। तो ये जरूरी था, मगर क्या जो कंसल्टेशन थी, जिस तरह से आपने कंसल्ट करना था मीडिया के लोगों को, आपने जो एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि जो मीडिया की बरादरी है उसको भी आपने इंगेज करना था, आपने उनकी मुशावरत लेनी थी, आपने उनकी तजावीज लेनी थी, और कौन सी ऐसी ताकत थी जो कि ये रोक रही थी कि आप कम से कम उनको ऑन बोर्ड ले लें और एक बेहतर कानून जो है वो बना सकें। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर फेक न्यूज के तदारुक के लिए बनाए गए हैं, तो बनाने तो पड़ेंगे, रेगुलेशन होनी पड़ेगी, लेकिन मुशावरत से रेगुलेशन करने में और इस तरह से इम्पोज करने में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल, और फिर जो अपील करने का हक है कि मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी है, इससे तो ऐसा लगता है कि और किसकी सुनवाई होगी वहां तक, किसकी रसाई होगी वहां तक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आसमा, ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये क्या वो प्रोजेक्ट है जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है और ये अब जिसे कहते हैं कि मुंह तक आ गया और इतना बढ़ गया कि अब इसको कंट्रोल करने का शायद यही तरीका है? आपको याद होगा जिस वक्त ये आया था, कीबोर्ड वॉरियर्स बनाए गए थे, उसमें आपको भी गद्दार लेबल किया गया था। आज लगता है ये भी प्रोजेक्ट जो है वो सर हो गया है।
देखिए प्रोजेक्ट तो जाहिर है हमारी इल्मिया रहा है, हमारी तारीख में इस तरह से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते रहे हैं और फिर जब वो खुद ही पड़ जाते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनको वाइंड अप किया जाता है और वाइंड अप करते करते बहुत ज्यादा जो है वो डैमेज हो जाता है। तो डैमेज जो है वो बहुत हो चुका है। जिस तरह से ये 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम के ऊपर लोग क्रिएट किए गए थे, जिस तरह से उनको बनाया गया था, उनको तख्लीक किया गया था, उनको जिस तरह से जो है वो फिर उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए थे, जिस तरह से उनको एक इक्विप्ड किया गया था, वेल इक्विप्ड किया गया था कि आप सियासतदानों के ऊपर, आप सहाफियों के ऊपर, आप जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनके खिलाफ आप जो कहना चाहें वो कह दें, जो आइन पसंद है उनके खिलाफ जो कहना चाहें वो कहें और लोगों को लेबल करें, उन पे बहुतान लगाएं। वो एक पूरा एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो सियासतदान भी लाए गए, उसमें पार्टियां भी बनाई गई, उसके अंदर जो है वो सहाफी भी लाए गए, उसमें एंकर्स भी तख्लीक किए गए। तो ये निजाम चल नहीं सकता, ना ही चलेगा। हम इसीलिए कहते हैं, बल्कि आपको याद होगा कि मैं तो सिर्फ गद्दारी का मुकदमा भी मैंने जो है 2022 के अंदर जो है वो फेस किया। इसी तरह से फेक न्यूज, अभी हाल ही में मेरे खिलाफ एक फेक न्यूज पोस्टर बना के इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन जो कैरेक्टर असैसिनेशन की थी वो लॉन्च की गई। लेकिन ये जाती मामला नहीं है। हमें पता है कि ये इन लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मसला ये कि ये जाती लड़ाई से बहुत ऊपर की लड़ाई है कि कल को यही कवानीन जो है वो उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि चैलेंज करते हैं, जो कि रियासतों के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट के पावरफुल जो हल्के हैं उनको जो चैलेंज करते हैं, जो हुकूमतों को चैलेंज करते हैं, जो तनकीद करते हैं, जो आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को किसी भी बात के ऊपर जो है वो आप पकड़ के उसका निशाना बनाया जा सकता है। मसलन हमने ये अथॉरिटीज देखी है, मैंने खुद एक मुकदमा जो है वो मैं सुप्रीम कोर्ट तक गई और मैंने कामयाबी हासिल की उस मुकदमे के अंदर। मगर आप देखिए कि हर स्टेज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी बनाई गई है। उस अथॉरिटी के अंदर जो है वो 60 दिन के अंदर फैसला होना है, मगर वो 60 दिन के अंदर फैसला नहीं हुआ। मुझे जाती तजुर्बा इस बात के ऊपर 9 महीने के बाद भी उस मुकदमे को फारिग कर दिया गया ये कह के कि ये राइट फोरम ही नहीं है। तो आप देखिए, और फिर उसके बाद मेरे पास अपील का हक था, मैं हाई कोर्ट पे गई और हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उसके ऊपर जजमेंट दी। लेकिन मुझे ये बताइए कि उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया। मैं कितने सहाफी हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएंगे, जो कि उनकी फीसों को बर्दाश्त कर पाएंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस तरह से जो कवानीन है जरूर बनाए जाए। और ये भी बात है कि हमें अपने अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, लेकिन हमारे अपने इदारों के अंदर भी और उनसे जुड़े हुए सहाफी हैं जो कि सोशल मीडिया पे वो तो इसको देख सकते हैं। लेकिन आप ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आपके पास इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है उसके अंदर भी आपके लॉज मौजूद है, आपके पास डेफेमेशन के लॉज भी मौजूद है, हर तरह का आपके पास जो है वो कवानीन मौजूद है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के कवानीन बना के आप अपने मुंह के ऊपर कालक मरे। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर रीथिंक करने की जरूरत है। आसमा, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार आसमा शिराजी। मेरी जब खुर्रम दस्तगीर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि देखिए मैंने कहा पहले मशावरत करनी थी ना, अब क्या कह रहे हैं आप लोग कि अब आइए मशावरत करें। कहते 3-4 साल लग जाते, ये जरूरी था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल भी जेहलम में भी और आज गुजरावाला में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी बात हुई, मशावरत का कहा गया, लेकिन उसके बावजूद फौरी तौर पर ये कानून उन्होंने दस्तखत भी कर दिए इस बिल पर। मैं ये जानना चाहती हूँ इतनी जल्दी क्या थी और कौन ये जल्दी पुश कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की अलमबरदार है वो भी वोट दे देती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ऑपोजिशन में होती है और इसके खिलाफ होती है वो अब इसको डिफेंड कर रही है, बल्कि बनाया है उन्होंने ये कानून, और इसी तरह दीगर जमातें भी इसकी सपोर्ट में हैं जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। देखिए मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा एक तो ये बात है कि हर ताकतवर हल्के को जो है वो सोशल मीडिया चुपता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उस तरह की जो है वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। मैं उसको खैर कंट्रोल्ड इसलिए मुनासिब भी समझती हूँ कि यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पे एडिटर बैठा है, यहाँ पे एक कंट्रोलर बैठा है, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर बैठा है, एक पूरा एक प्रोसेस है। इसके अलावा न्यूज का भी डेस्क है, डेस्क के मुख्तलिफ प्रोसेस है जो कि उसके बाद खबर ऑन एयर जाती है। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
हैं, जब हम सहाफी होते हैं तो हमें इसको काम करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी एक सच है कि जिस तरह से सियासी जमातों को टारगेट किया गया है और एक मुनज़्ज़म तरीके से टारगेट किया गया है, वो सियासी और गैर सियासी दोनों हलकों से ऐसी जमातों को तख्लीक किया गया जिन्होंने बोतान बाजी के ऊपर अपनी पूरी इमारत खड़ी की है, जिन्होंने एलिगेशंस लगाना सीखे हैं। तो ये एक फैक्ट भी अपनी जगह पे है कि उन सियासी जमातों या उस सियासी एक जो मामला था, एक सियासी मंजरनामा था, उसको क्रिएट करके सियासत के मुंह के ऊपर कालक जो है वो मली गई है। और अब सारी सियासी जमातें अपने आप को समझती भी हैं कि वो अगर नहीं करेंगी तो उनके ऊपर जो कीचड़ उछाला गया है ये रास्ता बंद नहीं होगा। मगर इसके बहुत सारे सियासतदानों से बेहतर कौन जानता है कि आपने कैसे तरीके जो है वो इख्तियार करने होते हैं। आप देखें, जब ये कौमी असेंबली के अंदर बिल जाता है वहां पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बायकॉट करके निकल जाती है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, पार्लिमानी तारीख में जब आपने किसी बिल के अंदर उसकी मंजूरी को फैसिलिटेट करना होता है तो सबसे आसान काम होता है कि आप उसको बायकॉट करके चले जाए, यानी कि आप जो है वो निकल जाए वहां से। सेनेट की कायमा कमेटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबर है वो उसके चेयरमैन थे और वहां पे आप देखिए कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर ले दे भी हुई, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि ये बिल वहां से भी मंजूर हो गया। तो सारी सियासी और फिर सदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे तवक्को की जा रही थी कि वो इसको रोकेंगे, उन्होंने भी साइन कर दिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान साहिबा का मैंने सुना, वो कहती है कि कुछ दिनों के बाद इसके अंदर हम अमेंडमेंट जो है वो लाएंगे। बात ये कि उस अभी क्या जरूरत थी इतनी जल्दी कि आप उसमें अमेंडमेंट्स जो है वो लाए बगैर जो है, जो कुछ दिन के बाद होना है वो अभी किया जा सकता था, तो क्यों नहीं किया गया? तो एक बिल्कुल अपनी जगह पे एक एनवायरनमेंट पहले बनाई गई है। जो लोग फेक न्यूज फैलाते रहे हैं ये एबेटर्स हैं, ये फैसिलिटेटर्स हैं, इन्होंने फैसिलिटेट किया है इस पूरे कानून को। ये झूठी खबर फैला के और उनकी जेरे निगरानी जो है वो उन्होंने अपने इसको जो है वो मुआवनत की है इस तरह के कवानीन को। वो खुद तो शायद फरार हो जाएंगे या बाहर बैठे हुए पाकिस्तान से, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर एक वर्किंग जर्नलिस्ट है जो कल को किसी की करप्शन को एक्सपोज करना चाहता है, वो उसको नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसको मजहब के ऊपर, उसको किसी दोस्त मुल्क के अंदर आप जो अगर आप कोई उसके हवाले से कोई खबर देते हैं उसके ऊपर आप अरेस्ट हो सकते हैं। और फिर सिर्फ अरेस्ट नहीं हो सकते, आपको फाइन हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है, मगर और वो ऐसे थंबनेल्स बनाते हैं, मैं और आप उसका शिकार होते हैं नादिया। आपको नहीं पता कि उस थंबनेल के फायदे कैसे उठाए जाते हैं। तो कानून की जरूरत थी, कानून की जरूरत है, लेकिन ये शक्ल नहीं जो कानून इस वक्त पास किया गया है। आसमा, लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू वेरी क्विकली, क्योंकि सियासी मंजरनामे पे अगर आपसे तज्जिया ना लें तो ये गलत होगा। लेट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस कि क्या आप समझती हैं ये मुज़ाकरात खत्म हुए, एक नई पेशकश की गई वजीर आजम की जानिब से, क्या होता देख रही हैं? क्या तहरीक-ए-इंसाफ अब सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगी उस सियासी अलायंस पे ताकि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सके, या भी मुज़ाकरात कहीं ना कहीं दोबारा से आप समझती हैं इसका आगाज होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जब आप जमहूरियत की लड़ाई लड़ते हैं और आप कहते हैं कि अब हमने ग्रैंड अलायंस बनाना है जिसमें क्या आप जमहूरियत की, आज़ादी राय की और पता नहीं मुख्तलिफ, यानी एक बड़ा एजेंडा, पहले असीरान की रिहाई और कमीशन बनाने के हवाले से था, अब बड़ा एजेंडा है कि जमहूरियत और आइन के हवाले से जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो फिर आप सियासी जमातों से बात नहीं करते, वो अच्छी हैं बुरी हैं, वो जिस तरह से भी आई हैं, जहां से भी आई हैं, वो सियासी जमातें हैं, आप उनके साथ नहीं बैठते, बल्कि आप ये कहते हैं कि हम पावरफुल जो कॉरिडोर्स हैं या पावर कॉरिडोर्स हैं उनके साथ से बातचीत करेंगे। तो पहली तो आपकी कॉन्ट्रडिक्शन इसी बात के ऊपर हो गई कि आप उनसे बात करके बात करके जो है अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, ना कि आइन और कानून के जरिए से या सियासी लोगों के जरिए से या अवाम के जरिए से बात करके आप अपना रास्ता जो जमहूरियत का है वो उसको बनाएं। तो पहली कॉन्ट्रडिक्शन तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पे नजर आती है। हुकूमत क्यों नहीं चाहती? देखिए, हुकूमत भी नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो, इसलिए कि हुकूमत को सूट करता है, यानी हुकूमत जो है वो बेनिफिशियरी इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे सेटअप की, उनको सूट करता है कि वो किसी तौर पे जो है वो अगर इंगेज करके किसी आगे मरहले पे बढ़ते हैं तो उनको जाहिर है कि पॉलिटिकली पहले ही वो अपने एक नुकसान पे हैं, उनको इक़्तिदार से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो इसलिए वो मेरा ख्याल है इस सूरत में इस मामलात को इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मगर हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस पॉलिटिकल पावर्स के पास आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनकी जो सुनवाई जिन हलकों में वो चाहते थे उनके
दरवाजे जरूर उनके लिए खुले हैं, नीम वाह हुए हैं जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो हल्के से जरूर खुले हैं। कोई थोड़ी सी दराज जो है वो निकली है उसमें से, लेकिन उनको अभी तक पूरा दरवाजा नहीं मिला और उस पूरे दरवाजे के लिए उनको बहरहाल पॉलिटिकल सिस्टम के पास आना पड़ेगा और उनको यहाँ पे ही आपको आके लोगों से बात करनी पड़ेगी, फिर उनके लिए कोई रास्ता बन सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक्सरसाइज अगर नाकाम हुई, जो कि उनकी एक खिड़की की सूरत खुली और ये बंद हुई, और ट्रंप हुकूमत से जो उनकी एक तरह से कहना चाहिए कि तवक्कुआत है वो अगर पूरी ना हुई, तो वापस उनको इसी पार्लिमानी कमेटी के आगे बैठना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा सजेशन उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। अच्छा। और उन्होंने ये कहा है कि 2014 का धरना और उसके बाद 18 का इलेक्शन चोरी और उसके बाद 24 का इलेक्शन चोरी जो है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो उन्होंने कहा है होल कमेटी बन जाए, और ये होता है हाउस कमेटी अगर बन जाती है तो उसके अंदर ये एक दहाई का, एक अशरे का जो है वो इंटरफेरेंस जो एस्टेब्लिशमेंट की है उसके ऊपर जरूर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन या वो कमेटी जो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की, वो इस पे बात कर सकती है और उसके लिए मौका होगा। इसको अपॉर्चुनिटी पे बदलना चाहिए। पॉलिटिकल लोग अगर सोचे पॉलिटिकली तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल 14 पे भी बात होनी चाहिए, 18 पे भी बात होनी चाहिए, 24 के इलेक्शन चोरी पे भी बात होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये सबके लिए विन विन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहिबा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। के लिए इजाजत दीजिए, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।